नमस्कार दोस्तों। किस किसको म्यूट करना है? म्यूट तो होंगे ही। Am I visible? Am I audible? कहाँ से देख रहा हूँ? मैं तो कैमरे के सामने नहीं हूँ। इट्स मैजिक। चलिए, आकाश बाबू इज ऑल वेल? सचिन, अरे मॉड्यूल नंबर का क्या करना है? अपन पढ़ाना शुरू करेगा तो फ्लावर समझाए क्या? मॉड्यूल पूछते रहते हैं आराम से। बेटा 50-50 रुपए मिल जाएंगे तुमको। ओ भाई साहब, तुमसे बोल रहा हूँ मैं। क्रांतिकारी बनने की कोशिश मत करना मेरी क्लास में। इधर कंसंट्रेट कर ले। आप लाइव हैं, पूरा इंडिया आपको देख रहा है। पीयूष बाप को, आपको पीयूष पापा। तो थोड़ा कंसंट्रेट करो, क्योंकि हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं। आपकी राय नहीं मांगी। बंद करो। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। क्योंकि जब हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हमारी जीत में कोई हार जाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें तो जीतने की आदत सी पड़ी है। हमें तो हराने की लत ही नहीं है। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए और कोटा से जीत कर ही जाएंगे। बंद करो ये सब कुछ। ओ भाई साहब, ओ शकुंतला, बंद। जब बाप की उम्र का इंसान बोलना शुरू करे तो बच्चों को सर उठा के उसकी बातें सुननी चाहिए, ताकि वो जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे, तो आप उसको फॉलो करें और फॉलो करते करते एक दिन लीडर बन जाए और पीयूष पापा आपके फॉलोअर बन जाए। वो सुबह कभी तो आएगी। पेन घुमाना बंद कर बेटा, बस मैं क्वेश्चन और कंसेप्ट घुमा दूंगा। तो ये सच है कि सफलता एक दिन में नहीं मिल सकती, लेकिन लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर मिल जाती है। तभी तो कहता हूं खूब पढ़ा करो, दीवानों की तरह। एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। तो हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। तो थोड़ा सा याद करो, पेरेंट्स ने भेजा क्यों। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है। बड़ा लकी है जो इंट्रोडक्शन हुआ आपका और मेरा। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आने वाले सारे फेस्टिवल आपके मेडिकल कैंपस में ही बीते। मेडिकल साइंस का भगवान बनने के लिए चले हो ना, तो वैसे लखन भी लेके आओ डॉक्टर वाले। सीटियां मारना, मेज बजाना, ये सब कुछ नहीं, डॉक्टर की लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं है। एटीट्यूड लखन डॉक्टर वाला लेकर आइए अपने अंदर। आपके बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, अरे जज्बाती हो गया तो आपका बाल बनाने का तरीका सब डॉक्टर्स की तरह ही होना चाहिए। लगना चाहिए उस भीड़ में वाकई ये बच्चा दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनने के लायक है, ताकि लोग बाग आपके लिए दुआएं करें और ऊपर वाला आपको फेवर करे और आपकी मेहनत आपके काम आ जाए। वो सुबह कभी तो आएगी। तो इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द मेन कॉज ऑफ फेल्योर। सारी दुनिया आप पे भरोसा करे और आप अपने आप को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान समझे, ये बात तो बड़ी बेईमानी सी लगती है दोस्तों। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे आपको भरोसे के साथ भेजा है, कोई दुखी होकर थोड़ी भेजा है यहाँ पे लेके। उन्हें पता है कि ये बच्चा जिस दिन कोटा से लौटेगा, इतिहास बना के लौटेगा, पोस्टर बॉय बन के लौटेगा। इस भरोसे के साथ आपको यहाँ पर भेजा गया है, तो कम से कम अपने माँ बाप के भरोसे को तो मत टूटने दीजिए। तो पूरी जिंदगी में दो ही बातें याद रखनी है भाई साहब। पेपर सॉल्व करेंगे ना, वर्तमान में जो चल रहा हो ना उसको एंजॉय करना सीखो। जब आपकी उम्र का इंसान कुछ कह रहा है तो तुम्हारे जीवन इतनी अकल होती तो यहाँ थोड़ी होते। और इतने ही स्वामी विवेकानंद होते तो जिंदगी में विवेक के आनंद को अपनाते। क्या रे स्वामी विवेकानंद, तो जब बोल रहे हैं तो उसको सुनो, वर्तमान को सुनो। हमेशा प्रेजेंट जो चल रहा है सामने उसको एंजॉय करो। फ्यूचर सेफ हो जाएगा। कोई आपके पास्ट की चर्चा भी नहीं करेगा कि आपको ड्रॉप क्यों लेना पड़ा था।
तो प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखो। सुबह उठो तो देखो कि आज का दिन ऊपर वाले ने जीने को दिया है, तो उस दिन को जियो। काटने के लिए तो लोग हैं ना। जब देखने ही है सपने तो ऊंची उड़ान के रख, क्योंकि नीचा गिराने के लिए तो लोग हैं ना। जब रखने ही है कदम तो आगे की ओर रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तो जब कोटा आ ही गए हैं तो पीयूष पापा की क्लास में एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझ, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ाने के लिए तो लोग हैं ना। तो थोड़ा सा समझो कोटा क्यों भेजा गया है। तो जनवरी तो चला ही गया ऑलमोस्ट, क्योंकि फरवरी भी जाने वाला ही है। तो फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद काउंटडाउन बिगिंस। तो जो दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है, क्या रे मेडिकल साइंस के भगवान, दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है, अगर आप खुद ही डॉक्टर नहीं बन पाए तो वह सपना कैसे पूरा होगा, मुझे तो ये बता दीजिए। तो जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। अभी वक्त है, ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लो मेरे यारो। पेपर 12th पास या 12th अपीयर्ड के लिए ही बनेगा। तो सिलेबस पढ़िए। कोई कहे चाहे ना कहे, आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन वैसे ही पढ़ना है जैसे आप बायो का पढ़ते हैं। उस बच्चे को कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? बेटा सर उठा के जियो, आईसीआईसीआई। जब कह रहे हैं कि बाप की उम्र का इंसान सामने खड़ा है, वो बोल रहा है, इसलिए कहता हूँ पेरेंट्स के पास बैठा करो, डिस्कशन किया करो अपनी केयर, अपनी कैरियर के बारे में, कि लाइफ में अपने क्या करना है। पापा इतनी ऊंचाइयों को आपने कैसे छुआ है, हम किस तरह से उन जिंदगी में, थोड़ा अनुभव बता दीजिए। ये दादा इतने बड़े ऑफिसर हुआ करते थे, नाना ये बड़े ऑफिसर हुआ करते थे, हम उन ऊंचाइयों को कैसे जाएं? आपका रिकॉर्ड तोड़ना है पापा में। थोड़ा बैठा करो, थोड़ा मंथन किया करो, ताकि माँ बाप जिंदगी के सार आपको बताएंगे तो आप उनके लिए आइडियल बन जाएंगे। सचो। और एक बाप अपने बच्चों का फॉलोअर क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये बताइए। तो जियो जिंदगी को कम वक्त। काट रहे हैं ना लोग बाग, 17 साल 18 साल काटे ही हैं, बाकी 82 ईयर्स जिएंगे इस बार हम लोग। तो खुश रहा करो। जितना खुश रहोगे इनपुट जाएगा, आउटपुट 100% आएगा। खुश नहीं रहोगे तो ना मेंटली फिट रह पाओगे, ना फिजिकली फिट रह पाओगे, ना सोशली फिट रह पाओगे। तो खुश रहा करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और एक बात और, घर से बाहर जब निकलें तो सोसाइटी में जब आ जाए, घर से बाहर, तो बाहर आपको वही व्यवहार, वही आते, वही हरकतें, वही रेस्पॉन्स देने हैं जो घर की प्यारी सी चार दीवारी में आपको सिखाए गए हैं। तो जो माँ बाप सिखाते हैं ना घर में, वही बाहर रिफ्लेक्ट करना है। जो चीजें सिखाई नहीं गई, मेज ठोकने वाली, सीटी मारने वाली, चिल्लाने वाली, नारेबाजी करने वाली, नेतागिरी करने वाली, घर में ऐसे चिल्लाते हो क्या अपन को, "ए यो!" नहीं ना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तो कूल एंड काम डॉक्टर कैसा होता है, वैसा ही हार्ड वर्कर, सिंसियर, ये सोचने वाला कि बस जिंदगी को कितना अच्छा कर दूं, सामने वाली को बस यही सोचता रहता है हमेशा कि उसकी लाइफ को बेहतरीन कर दूं मैं लेके। तो कूल एंड काम रहा करो, डाउन टू अर्थ रहा करो, और डॉक्टर की तरह ही एटीट्यूड लेकर आओ दोस्तों, ताकि लोग बाग आपके लिए दुआएं करें और ऊपर वाला आपको फेवर करे, और आप दिल्ली एम्स के, मौलाना आजाद के, केजीएमसी लखनऊ, ऐसे में जयपुर के लायक हो जाएं। आप सब कर सकते हैं। जो हम यहाँ तक पहुंच गए, तो आपका जन्म तो दुनिया में इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। हम बोले तो आई एम। जब एक गांव का छोकरा, आई एम, वो ठेठ हिंदी मीडियम का छोकरा, वो खाकी निकर और नीली शर्ट पहनने वाला छोकरा, और 12th में केवल 51% मार्क्स लाने वाला छोकरा आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हो सकता है, तो एक कॉन्वेंटो के स्टूडेंट दुनिया के सबसे सुपर से ऊपर डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते, मुझे ये बताइए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक बार ओजोन डिप्लेशन करके देखो तो यार। जब गांव का छोकरा यहां तक आ सकता है, आप कॉन्वेंटों के स्टूडेंट्स हैं, पहचानो आपका जन्म इस दुनिया में केवल इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए कोट करता हूं ताकि आपको यह ध्यान रहे कि आप मेरे से कहीं ज्यादा जीनियस हैं। जब एक गांव का छोकरा यहां तक आ सकता है, आपका जन्म इस दुनिया में केवल इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। तो पहचानो अपने आप को। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं।
क्योंकि जब हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हमारी जीत में कोई हार जाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें तो जीतने की आदत सी पड़ी है, हमें तो हराने की लत ही नहीं है। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए, कोटा से जीत कर ही जाएंगे। जिद्दी बनिए। वो तो आप थे, अब क्यों नहीं बन रहे? पास्ट में जब आप जिद्दी थे कि हमने मना किया ये राडो वॉच है, ये 10,000 रुपए की घड़ी है, लेकिन आप लोग सिटी मॉल के फर्श पर ऐसे बिखर गए सबके सामने कि हमें वो घड़ी आपको दिलवानी पड़ी आपके जिद्दी बने के कारण। हमें पता है हमारी औलाद बहुत जिद्दी है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसको हासिल करके छोड़ती है। तो एक बार अपने कैरियर के लिए फिर से जिद्दी बनिए ना। हमें पता है, हमने बच्चों को पाला है, हमें पता है कि एक बार ठान लेंगे कि पीयूष पापा दिल्ली एमसी चाहिए, मौलाना आजाद ही चाहिए, ये उस कॉलेज को हासिल करके छोड़ेंगे, क्योंकि इसका जिंदगी पना हमने पास्ट में कई बार देखा है। जुनूनी बनिए। बर्निंग डिजायर, फायर, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, एक आग तो जलनी ही चाहिए। हर वो रिश्ता जो हमसे जुड़ा हो, हमारे कारण पहचाना जाए, वो सुबह कभी तो आएगी जब दुनिया कहेगी अरे आप उस कैंसर डॉक्टर के पापा हैं, अरे आप उस न्यूरो सर्जन की मम्मा है, अरे आप उस नेफ्रोलॉजिस्ट की बहना है। वो सुबह कभी तो आएगी। सोचो दिन कितना शानदार होगा जब सारा दुनिया हमारे पेरेंट्स को केवल हमारे नाम से जानेगी। आप एपीजे कलाम की मम्मा हैं, अरे आप आरएम सर बीएम सर की मम्मा है, अरे आप मोदी जी की मम्मा है, आप धोनी की मम्मा है, आप विराट कोहली की मम्मा है। और सुबह कभी हमारे लिए भी तो आएगी। तो कुछ काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, या फिर नाम करो ऐसा कि आपके नाम से काम हो जाए। वो सुबह कभी तो आएगी। तो जुट जाओ। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। तो 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। बड़े सपने लेकर आयो ना बाबू, तो बड़ी मेहनत करो, बड़े कदम उठाओ, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करने से बचो, क्योंकि इंसान कभी भी चट्टान से टकरा कर नहीं गिरता, ठोकर हमेशा पत्थरों से ही लगती है। और छोटी छोटी गलतियां इतना बड़ा नासूर बन जाती हैं कि वो जख्म ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो छोटी छोटी गलतियां। शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। नो फेसबुक, नो इंस्टा, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। पहचानता कौन है आपको? जो पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हो दूसरों की लाइफ में। मजा तो तब है जब दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को एक दिन पीयूष पापा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, और कई सालों के बाद उसे कंफर्म करें तो मैसेंजर पे एक मैसेज भी छोड़ दें कि सॉरी पीयूष पापा, दूसरों की जिंदगी बचाने में इतना बिजी हो गया कि पता ही नहीं चला कि सोशल मीडिया भी कोई लाइफ होती है। वो सुबह कभी तो आएगी। एक दिन जिसका आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। मैं आज तक ऐसा नहीं कर पाया, मेरा सिग्नेचर आज भी सिग्नेचर ही कंसीडर होता है। लेकिन जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके हॉस्पिटल के बाहर, आपके क्लिनिक के बाहर कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, मैं घंटों घंटों इसका इंतजार करूंगा और अपनी सबसे खूबसूरत डिजिटल डायरी में आपका ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा। और अपने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का ऑटोग्राफ देख रहे हैं आप लोग, ये वही डॉक्टर है जिसको मैंने एक दिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया था। वो सुबह कभी तो आएगी। तो कुछ काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, या फिर नाम करो ऐसा कि आपके नाम से काम हो जाए। वो सुबह कभी तो आएगी। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। बड़े सपने हैं तो कर्म किए जा और फल की इच्छा रख, वरना आज के जमाने में बिना फल की इच्छा रखे कर्म होता नहीं है भाई साहब। मर्सिडीज भी होनी चाहिए, ऑडी भी होनी चाहिए। मम्मी पापा घूमे हमारी गाड़ी के अंदर, क्योंकि 5 दिन कैंपस में खूब काम करेंगे हम। फिर सैटरडे और संडे खूब आराम से रेस्ट करेंगे घूमने के लिए। फिर मंडे से कैंपस में फिर लौटेंगे, फिर जिंदगी बचाएंगे, और लोग बाग हमारे लिए फिर से दुआएं पढ़ने लगेंगे। वो सुबह कभी तो आएगी। सिंगल सेल से लाइफ बना दी माँ ने, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो माँ के दिए हुए जीवन को एक पहचान, एक नाम क्यों नहीं दे सकते, मुझे ये बताइए। जब एक गांव का छोकरा यहाँ तक पहुंच सकता है, आप तो कॉन्वेंटों के स्टूडेंट हैं। आपका जन्म तो इस दुनिया में केवल इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। पहचानो अपने आप को। तो जुड़ जाइए। 3 महीने। और सबसे बड़ी बात बेटा, आपको जीरो से शुरू नहीं करना, आपको सब आता है, बस आप फिनिशिंग कीजिए अच्छे से। कोई भी टॉपिक है, सब टॉपिक्स है, उसके कंसेप्ट को अच्छे से फिनिश कीजिए। पेपर 12th पास या 12th अपीयर्ड के लिए ही बनेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोच के लिए पेपर नहीं बनेगा।
तो आप मैक्सिमम स्कोर कीजिए। बोले अब पेपर देने का तरीका थोड़ा चेंज कीजिए। संडे को पेपर है, कोई टॉपिक आ रहा है तो आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब उस सोच के अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, हमने सेल वॉल भी पढ़ ली, हमने सेल मेम्ब्रेन भी अच्छे से समझ ली, उसकी फंक्शन स्ट्रक्चर मॉडल सारे। अब देखते हैं सर सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन कैसा डिजाइन करेंगे। अब देखते हैं सर सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्वेश्चन कैसा बनाएंगे। हमने तो पूरा हार्ट के बारे में पढ़ लिया, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पूरी पढ़ ली, कार्डियक साइकिल पूरा समझ लिया। अब देखते हैं सर इस पे क्वेश्चन क्या डिजाइन करेंगे। इस सोच के साथ जाया करो, इस लालसा के साथ जाया करो, इस क्यूरियोसिटी के साथ जाया करो, और उन क्वेश्चंस के साथ खेला करो वहां पे। लेकिन जब भी पहले पढ़ो, पढ़ते समय हमेशा अपने अंदर टीचर की क्वालिटी रखो। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सामने वाले को समझा सके। तो घर पे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। बोल बोल के पढ़ो, अपनी कही गई बात अपने कानों से सुनो, ताकि तुम्हारा दिमाग मंथन करे आप बड़बड़ा क्या रहे। वरना कई बार घंटों घंटों किताब खुली रहती है और फिर ध्यान नहीं रहता, एकदम से ओह ये क्या पढ़ा, कुछ पता ही नहीं चला। तो बड़बड़ा के पढ़ोगे तो समझाया करते रहोगे, ऐसा होता है, सुन रहा है, ऐसा होता है, भाई सुन रहा है फर्स्ट, ऐसा होता है, ऐसा चलता है बॉडी के अंदर लेके। ओफो, ये सैलिवरी ग्लैंड्स, अबे सच सुन नहीं रही तू, ये सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर होती है, लेकिन इनसे जो सिक्रीशन आता है वो बकल कैविटी में आता है, मतलब डक्ट्स के थ्रू आता है। खुद बाहर है लेकिन सिक्रीशन अंदर डाल रही है। ओहो, एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है। थोड़ा ऐसे पढ़ने का तरीका ढूंढो दोस्तों लेकर। तो जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप ही सफल नहीं हो पाए तो दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है वो कैसे पूरा होगा, मुझे तो ये बता दीजिए। तो वक्त है, और 3 महीने लगातार पढ़ दिए तो पोस्टर बॉय बन के लौटेंगे यहाँ से। और हर होर्डिंग पे हमारा फोटो हो, चाहे सिंगापुर हो या हमारा ओवरसीज सेंट्रो हेलन करियर इंस्टीट्यूट का, वहां पे आपके फोटोज लगे हो। सोचो जरा, विदेश में छा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़े बड़े ख्वाब तो बड़ी मेहनत। सुन रहे हो, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। तो सपने देखो और एफर्ट्स करो। हाँ मुझे पता है हम सबकी किस्मत लिखी जा चुकी है, लेकिन पता है हम सबकी किस्मत में क्या लिखा है? हम सबकी किस्मत में यह लिखा है कि हमें उतना ही मिलेगा जितना हम मेहनत करेंगे। कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, तो कोई ज्यादा सफल हो जाता है, कोई संघर्ष ही करता रहता है। जुड़ जाइए। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ को डिफाइन किस तरह से किया जाए? इज ऑल वेल? आवाज सुन रही है ऑनलाइन वालों? ठीक है, चैप्टर का थीम समझो। लिख लेंगे ना बेटा? अभी लिख लेंगे, सब लिख लेंगे। कोई भी पढ़ाने आए तो चैप्टर का थीम समझो। चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। और आगे एमबीबीएस में क्या पूरी जिंदगी अब यही पढ़ना है डॉक्टर साहब, हेल्थ और डिजीज। तो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी इस टॉपिक के बारे में वैसी रहनी चाहिए। और वहां जाओ और यहाँ मेरी याद ना आए जाने के बाद भी, तो मेरा यहाँ खड़ा होने का कोई मतलब नहीं है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का। तो थोड़ा जिंदा रह के क्लास में अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ है क्या? हेल्थ को डिफाइन किस तरह से किया जाए? वंस अपॉन ए टाइम, उस जमाने में लोग हेल्थ का मतलब क्या समझते थे? हेल्थ का मतलब समझते थे बैलेंस ऑफ माइंड विथ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। अगर आपका माइंड बैलेंस्ड है तो आप हेल्दी पर्सन है। अगर आपके ह्यूमर्स बैलेंस्ड है, ह्यूमर्स बोले तो बॉडी फ्लूइड्स, अगर आपके बॉडी फ्लूइड्स बैलेंस्ड है तो आप लोग हेल्दी पर्सन है। मतलब उस जमाने में लोग बाग हेल्थ को माइंड से लिंक करते थे, ह्यूमर्स यानी बॉडी फ्लूइड से लिंक करते थे। अगर आपका माइंड बैलेंस्ड है तो आप हेल्दी है। माइंड बोले तो मन, माइंड कोई ऑर्गन नहीं है बच्चे। माइंड बोले तो मन, बोले तो थॉट्स। यहाँ पे जो आपके विचार आते हैं उससे आपका मन बनता है। अगर आपका अच्छे अच्छे विचार आएंगे तो मन अच्छा अच्छा रहेगा, फील गुड, आप सुखी रहेंगे जिंदगी भर। और बुरे बुरे विचार आएंगे तो फिर आपका मन भी बुरा हो जाएगा और आप हेल्दी नहीं रहेंगे। मतलब आपकी सोच आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, ये बात तो आप जानते हैं। तो अच्छा सोचा करो ना यार, हमारे साथ ही बुरा क्यों होगा? इतने अच्छे घरों के इतने संस्कारिक बच्चे, हमें जिंदगी में अच्छा और सफल इंसान बनना है। पहला काम तो पेरेंट्स ने कर ही दिया, कि जो जीवन मिला है वो अच्छा ही मिला है, पेरेंट्स से मिला है। अब आपको केवल दूसरा काम करना है सफल बनने का। सोचो 50% तो पेरेंट्स ने कर दिया, कब तो तुम्हें तो केवल 50% ही करना है। तो कितना अच्छा जीवन दिया है पेरेंट्स ने। आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, बस आप सफल भी हो जाएंगे। तो अच्छा सोचा करो।
तो उस जमाने में लोग बाग हेल्थ को माइंड से लिंक करते थे। अगर आपका माइंड बैलेंस्ड है तो आप लोग हेल्दी पर्सन है, अगर आपके ह्यूमर्स यानी बॉडी फ्लूइड बैलेंस्ड है तो आप लोग हेल्दी पर्सन है। तो उनका यह मानना था उस जमाने में। कुछ ग्रीक फिलोसफर, जैसे एक नाम सुना होगा हिप्पोक्रेट्स का, फादर ऑफ मेडिसिन। तो हिप्पोक्रेट्स का यह मानना था कि ह्यूमन बॉडी हैज 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स। हमारी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं। ब्लैक बाइल होता है, येलो बाइल होता है, ब्लड होता है, फ्लेम होता है। ये जो क्लासिफिकेशन किया ये उन्हीं की सोच थी दोस्तों। तो हमारी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स हैं, ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है, ब्लड है, फ्लेम है। अगर इन ह्यूमर्स का, बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन बिगड़ गया तो फिर हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हम लोग डिजीज हो जाएंगे। मतलब उनका ये मानना था ये जो ह्यूमर्स होते हैं, ये जो फ्लूइड्स होते हैं, इनका एक प्रॉपर मिक्सर होता है बॉडी में। अगर वो बैलेंस्ड है तो आप हेल्दी हैं, अगर वो मिक्सर डिस्टर्ब हो गया तो आप लोग क्या हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। लेकर मतलब वो लोग हेल्थ को ह्यूमर से लिंक करते थे, माइंड से लिंक करते थे। और उनकी उस बात को सपोर्ट किया इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने। क्योंकि जो लोग आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, याद करो 3 दोसाज ऑफ आयुर्वेदा, पित्त वात कफ, अगर आपको याद आ रहा हो तो आयुर्वेदा भी इसी तरह की कुछ बात कहता है। वो कहता है अगर आपके बॉडी के अंदर इन पित्त का दोष या वात का दोष या कफ का दोष हो गया है, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई है, लेकिन तो पित्त वात कफ का इम्बेलेंस हो गया है, यानी ह्यूमर्स का इम्बेलेंस हो गया है, तो आप हेल्दी नहीं रहे, आप डिजीज हो गए। तो जो हिप्पोक्रेट की सोच थी उसको फेवर कर दिया इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने। लेकिन फाइनली उसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको डिस्प्रूव कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। किसने? विलियम हार्वे ने। सुना है या सुना सुना है? मतलब उस जमाने में आप कैसे कहोगे ये हेल्दी पर्सन है, ये डिजीज पर्सन है? तो उन लोगों का ये मानना था कि बॉडी में कुछ गुड ह्यूमर होता है, जिसमें गुड ह्यूमर होगा, अच्छा फ्लूइड होगा, वो हेल्दी होगा, और जिसमें ब्लैक बाइल होगा वो डिजीज होगा। याद करो एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, ऑल ब्लैक बाइल पर्संस आर ऑफ हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। मतलब जो भी ब्लैक बाइल पर्सन होगा, जो भी डिजीज पर्सन होगा, उसको फीवर होगा, उसको बुखार होगा। इस तरह के रिफ्लेक्टिव थॉट को डिस्कार्ड कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसने? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया? ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी की। तो देखा कि हमारा ब्लड जो होता है वो ऐसे ओपन सिस्टम में नहीं है, क्लोज्ड ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर रन कर रहा है। तो उन्होंने कहा आपकी बात तो वैसे ही गलत हो गई। आप तो कह रहे हो बॉडी में ह्यूमर्स का मिक्सर होता है, मिक्सर थोड़ी होता है, ब्लड तो ब्लड वेसल्स में रन कर रहा है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ से हो जाएगा बाकी फ्लूइड के साथ में? तो आपकी बात तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गई। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि ऑल ब्लैक बाइल पर्सन आर ऑफ हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर, तो जिसको वो ब्लैक बाइल पर्सन बोल रहे थे, जब उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर तो उसको बुखार नहीं आया। तो उन्होंने कहा आपकी बात फिर से गलत हो गई, क्योंकि जब भी हम बीमार होंगे हर बार हमको बुखार होगा, फीवर होगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। अब इस बच्चे को स्टोमक पेन हो रहा है, तो क्या इसको फीवर भी होगा क्या? इस बच्चे को हेडेक हो रहा है, क्या इसको फीवर भी होगा क्या? किसी बच्चे को डायरिया या दस्त लग गया, क्या उसको फीवर भी होगा क्या? नहीं नहीं। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं मोस्ट ऑफ डिजीज का साइन और सिम्टम फीवर हो जाता है, लेकिन हर बार फीवर होगा ऐसा नहीं है। तो जो सोच थी हिप्पोक्रेट्स की कि ऑल ब्लैक बाइल पर्सन आर ऑफ हॉट पर्सनलिटी एंड वुड हैव फीवर, कि जो भी ब्लैक बाइल पर्सन होगा, जो भी डिजीज होगा, उसको फीवर होगा, बुखार होगा। इस तरह की रिफ्लेक्टिव थॉट को डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसने? विलियम हार्वे ने। अब हेल्थ को कैसे डिफाइन करें? किसी ने कहा हेल्थ का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। तो हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ नहीं बोलेंगे। हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस। केवल फिजिकल फिटनेस को भी हेल्थ नहीं बोलेंगे। केवल फिजिकल फिटनेस है, नहीं नहीं, दिस इज नॉट हेल्थ। तो हेल्थ का फाइनल डेफिनेशन दिया डब्ल्यूएचओ ने। What is health? It is a state of complete physical, mental and social well-being. तो केवल फिजिकल फिटनेस को हेल्थ नहीं बोलेंगे, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस, और तीसरा सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस का मतलब आप सोसाइटी के लोगों से कैसे बात करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपका रेस्पॉन्स और बिहेवियर क्या है, ये सब कुछ सोशल फिटनेस में आता है। कि आप सोसाइटी के लोगों से तालमेल ठीक बिठा रहे हैं कि नहीं बिठा रहे, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है कि नहीं। और सोशली फिट भी तभी रह पाते हैं जब हम क्या हो, मेंटली फिट हो। और मेंटली फिट रहेंगे तो हम फिजिकली फिट भी रहेंगे और हम सोशली फिट भी रहेंगे। तो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल फिटनेस। तो सुखी रहा करो, खुश सोचा करो, अच्छा अच्छा सोचा करोगे, मेंटली फिट रहोगे तो आप फिजिकली फिट भी रहोगे और आप सोशली फिट भी रहोगे। तो 3 पैरामीटर है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटल फिटनेस।
तो health is not only balance of mind, health is not only balance of certain humors, health is not only absence of disease, health is not only physical fitness, it is a state of complete physical, mental and social well-being. ये final definition किसने दिया? WHO ने। आगे वो कह रहा है कि हमारी हेल्थ के लिए कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है? इम्यून सिस्टम। और कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडी पे, उस पे दो सिस्टम का रेगुलेशन और कंट्रोल रहता है। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम पे भी न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन होगा। तो एक तो क्या? इम्यून सिस्टम, दूसरा न्यूरल सिस्टम, तीसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तीनों मिलजुल के काम करेंगे और आपको हेल्थी बना के रखेंगे। आगे वो कह रहा है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बोले तो ह्यूमन हेल्थ और आवर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, पहले नंबर पे उसने लिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कोई जीन डिफेक्ट हो गया है, कोई जीन म्यूटेशन हो गया, कोई क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब जिस डेफिशिएंसी या डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हो रहा है। किसी बच्चे को थैलेसेमिया है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को सिकल सेल एनीमिया है, ये सब के सब जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल हैं। तो उससे उस बच्चे का हेल्थ अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर से हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। दूसरी बात, इन्फेक्शंस। कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोनल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। कोरोना टाइम में आपने देखा है कोई भी इन्फेक्शन होगा, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, तो इन्फेक्शन से भी हमारा हेल्थ अफेक्ट हो जाता है। तीसरी बात, लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। कैसा खाना हम खाते हैं, कैसा पानी हम लोग पी रहे हैं हम लोग, या फिर लाइफ स्टाइल स्मोकिंग कर रखी है या ड्रग एल्कोहल एब्यूज कर रखा है, पूरा दिन टोबैको चेविंग करते हैं, पूरा दिन टोबैको स्मोकिंग करने लग रहे हैं, या एल्कोहलिक्स हो रखे हैं पूरे पूरे लेके, ऐसी लाइफ स्टाइल। तो हमारी लाइफ स्टाइल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें जो हमारे अंदर हैं और कुछ नहीं है, कि अच्छी हाइजीन वाली आदतें ही नहीं है, या फिर कोई पूरा दिन नाखून कुतरने वाली आदतें हैं, पूरा नेल कटर अपने आप को समझते हैं, पूरा दिन नाखून कुतरते रहते हैं। तो अगर ऐसी हैबिट्स होगी, कभी ब्रश ही नहीं करे, कभी नहा ही नहीं रहे, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं नहाते, नेवर टेक बाथ बिकॉज दे थिंक दे आर सोल्युबल इन वाटर। अगर ऐसी लाइफ स्टाइल होगी तो हेल्थ अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमारी लाइफ स्टाइल कुल मिला के हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो गुड हेल्थ को कैसे अचीव करें? बोले बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट, सब कुछ उसमें, वो बैलेंस डाइट। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। अरे रनिंग नहीं करते, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करते, तो कम से कम योगा ही कर लो, 5 मिनट ही कर लो। सिंस टाइम इमेमोरियल, अब समय को याद करके देखो, योगा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बाबा रामदेव तो आ जाए हैं, लेकिन पतंजलि से भी कहीं पुराना आपका योगा है भाई साहब लेके। तो योगा बहुत पुराना है और योगा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको पर्सनल हाइजीन के साथ साथ, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ आपको पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन समझते हो? नेल्स की प्रॉपर कटिंग। जब छोटी क्लास में थे, स्कूल वाले लेवल के ऊपर लेके, तो हम चार्ट्स और बोर्ड्स को कुछ पे बनाया करते थे, वहाँ पे नोटिस पे डिस्प्ले किया करते थे, वहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर लेके, कि कुछ गुड हैबिट्स हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं। हेयर कटिंग प्रॉपर हो रही है, नेल्स की कटिंग प्रॉपर होने लग रही है कि नहीं हो रही है, वो सारी चीजें, टीथ क्लीन हुए कि नहीं हुए, ये सब कुछ हमारे, तो ये हमारी हैबिट्स से कुछ आते हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। तो आपको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। और पर्सनल हाइजीन के साथ साथ पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखो। कचरा कहाँ फेंकना है, डिस्पोज ऑफ मटेरियल, वो एक्सक्रीटा या वेस्ट मटेरियल को कहाँ पे फेंकना है, ये पब्लिक हाइजीन में। और जब पब्लिक बैठे हो भाई साहब, हेलो, तो फिर नाक कान में उंगली कर करके इधर उधर ना गिराए। खड़ा हो, हाथ धो गया, सूगले, आप ऑल इंडिया लाइव पे चल रहे हैं। मालिक, आप घर पे भी थोड़ा कंट्रोल संभाल के हूँ, जिनको मैं थोड़ा ध्यान रखा करो पड़ोसियों का। अब उसको बोला नीचे से चुपचाप चला जाएगा, वरना कैमरे में आ जाएगा। लोग वह बात नहीं करें, ध्यान रखा। सोसाइटी के बीचों बीच बैठे हो, आपको अपनी हरकतों पे ध्यान रखना है। कोई चोटी बनाता रहता है, कोई नाक कान में उंगली कर रहा है, वी ऑल आर मैड बट डिग्री वेराइज। साइकोलॉजी की बुक में, फ्राइड की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, वी ऑल आर मैड बट डिग्री वेराइज। हम हर किसी में पागलपन का कोई ना कोई लक्षण है। कोई चोटी बनाता रहता है, कोई नाक कान में उंगली करता रहता है, कोई नाखून कुतरता रहता है, ये पागलपन के लिए, बट डिग्री वेराइज। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन हर किसी में। धीरे से नीचे से जा, कैमरे में आ जाएगा नहीं तो नीचे हो जाओ।
ध्यान रखा कर बेटे, नहा लिया कर कभी तो, सोलुबल इन वाटर। तो पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखिए, पर्सनल के साथ साथ कचरा कहाँ फेंकना है। उस डस्टबिन पे लिखा हुआ है यूज मी। इस इंडिया को कचरा पात्र मत बनाइए। डस्टबिन पे लिखा हुआ है यूज मी, उसे काम पे लेके आइए। ये अपना इंडिया है, हम सबके मिलने से बना है। ये केवल भाइयों बहनों का इंडिया नहीं है भाई साहब, हम सबका इंडिया है। तो डस्टबिन को पब्लिक हाइजीन का। तो ये हेल्थ अच्छा रहेगा तो क्या रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई है। एक डॉक्टर हेल्दी रहेगा तो ज्यादा देर तक पेशेंट्स को देख सकता है, ज्यादा पेशेंट्स को देखता है, फिर उसके इसमें थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में भी तो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसकी फीस का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में भी तो आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब। लेकिन तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, जिंदगी कहीं लंबी और आसान हो जाएगी गुड हेल्थ से। तो हेल्दी तो रहना ही है दोस्तों, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, वरना काम भी नहीं आएगी माया। समझे मेरे भाई, 7 सुख होते हैं जिंदगी में, जिनमें पहला सुख निरोगी काया। जब बड़े हो गए धीरे धीरे आशीर्वाद देना सिर्फ इतना रहेगा कि सदा स्वस्थ रहे, बस यही एक आशीर्वाद निकला करेगा छोटों के लिए आपके मुंह से। तो पहला सुख निरोगी काया, तो हेल्दी रहना है। प्रेगनेंसी में माँ का प्रॉपर केयर कर लिया। एक प्रेग्नेंट मदर को कौन कौन से वैक्सीन देने हैं, फिर जब बेबी का बर्थ हुआ, इस बेबी बॉय या बेबी गर्ल को कौन से वैक्सीन देने हैं, मैंने मतलब जच्चा बच्चा दोनों का केयर कर लिया, तो उनकी जो डेथ रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, कोई भी डिजीज उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वैक्सीनेशन का प्रॉपर शेड्यूल क्या है, कि इस डिजीज का वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, कब उसे देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, कोई फूड के थ्रू आ रहा है या वाटर के थ्रू आ रहा है या फिर एयर बोर्न है या वेक्टर बोर्न है, वेक्टर बोर्न मतलब मॉस्किटो बाइट से आ रहा है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, एलिफेंटिस है, इन सब के लिए वेक्टर कौन होगा, मॉस्किटो होगा। या तो वो एडीज हो सकता है, या वो क्यूलेक्स हो सकता है, या फिर वो एनोफिलीज हो सकता है। तो अगर आपने वेक्टर पे कंट्रोल कर लिया, तो जब वेक्टर ही नहीं रहेगा तो पैथोजन हमारे तक कैसे पहुंचेगा। तो वेक्टर बोर्न डिजीज पे आपको वेक्टर पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये सब कुछ है हेल्थ के बारे में दोस्तों। दूसरा टर्म है डिजीज। दिस इज मतलब आप फिजिकली फिट नहीं रहे, आप मेंटली फिट नहीं रहे, आप सोशली फिट नहीं रहे, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं रहे। एनी चेंज इन नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। दो टर्म्स दिए एनसीईआरटी ने, एक दिया है इन्फेक्शियस और दूसरा दिया है नॉन इन्फेक्शियस। पहले एनसीईआरटी की बात करें। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है जो डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगा, एक से दूसरे में चला जाएगा, वो इन्फेक्शियस है, और जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होगा वो नॉन इन्फेक्शियस है। हमने कहा नहीं, थोड़ा सा डिसएग्री है। जो डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है वो कम्युनिकेबल है, और जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है वो नॉन कम्युनिकेबल है। लेकिन एनसीईआरटी ने इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं किया, उसने इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल को सिनोनिम की तरह यूज कर लिया। तो हम भी ज्यादा बहस नहीं कर रहे, इन्फेक्शियस ही कम्युनिकेबल है। जो डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगा वो इन्फेक्शियस है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें, डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। जो डिजीज पैथोजन से होगा वो इन्फेक्शियस है, और जो पैथोजन से नहीं होगा वो नॉन इन्फेक्शियस है। व्हाट आर पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ये पैथोजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये वायरसेस हो सकते हैं, ये हेलमिंथ हो सकते हैं, ये प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, ये फंजाई हो सकते हैं। मतलब जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होंगी, जितनी भी वायरल डिजीज होंगी, जितनी भी हेलमिंथ फंगल या प्रोटोजोल डिजीज होंगी, सबकी जब इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। लेकिन मलेरिया इन्फेक्शियस ही है। लेकिन पे मत जाना, अपना दिमाग लगाना, क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोन से हो रहा है। तो प्रोटोजोल जो डिजीज है, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। तो जो भी डिजीज पैथोजन से होगा वो इन्फेक्शियस है, और जो पैथोजन से नहीं होगा वो नॉन इन्फेक्शियस है। जैसे एनसीईआरटी बात कर रहा है कैंसर की, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है। और एड्स क्या होता है, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। सोच समझ के बोलना।
सोच समझ के बोलना, सोच समझ। फैटल, घातक, खतरनाक, जैसे मौत भी हो सकती हो, वो इन्फेक्शियस होता है या नॉन इन्फेक्शियस? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई साहब। मौत तो किसी से हो सकती है। कोई सो रहा हो, दूसरा उसकी छाती पे एनसीईआरटी खोल के भाग जाए, मौत तो कैसे भी हो सकती है भाई साहब। तो मौत का कारण तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा जी, अपन लोगों ने तो ऐसा भी पढ़ा है, इस नेचर में ऐसे भी वायरस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, एंड कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर नोन एज ऑन्कोवायरसेस। कुछ याद आ रहा है? वायरस से कैंसर हो रहा है, मतलब जो वायरल डिजीज होती है उसको इन्फेक्शियस बोलते हैं या नॉन इन्फेक्शियस? अरे वायरल डिजीज को इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस। वायरल डिजीज इन्फेक्शियस होगी। तो अगर कोई कैंसर वायरस से होगा, अगर कोई कैंसर वायरस से होगा, तो उस कैंसर को इन्फेक्शियस बोलोगे या नॉन इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस। फिर एनसीईआरटी ने कैंसर को नॉन इन्फेक्शियस में क्यों लिखा? मोस्ट ऑफ कैंसर्स, मोस्ट ऑफ कैंसर्स आर नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस। केवल 15 से 20% कैंसर ही वायरस से हो रहा है, बाकी 80 to 85% कैंसर हमारे ही जीन्स में म्यूटेशन से होता है, हमारे ही क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है। तो मोस्ट ऑफ कैंसर्स आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस? नॉन इन्फेक्शियस मोस्टली। 80 to 85% कैंसर ऐसा ही होता है। अच्छा, एलर्जी इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? नॉन इन्फेक्शियस, पैथोजन से नहीं हो रहा। अच्छा, कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज है, किसी में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया, क्वाशियोकर या मरासमस, किसी में विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया, बेरी बेरी हो गया, जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज होती है सबकी सब इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? नॉन इन्फेक्शियस। कोई भी डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब है जिसमें कोई स्ट्रक्चर या ऑर्गन डैमेज हो रहा है। जैसे किसी को आर्थराइटिस हो गया तो जॉइंट डैमेज होता है कि नहीं होता है? किसी को सीएडी हो गया, नॉट चंबल एरिया डेवलपमेंट, बोले तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, तो उसमें ब्लड वेसल डैमेज हो रही है। तो जितनी भी डीजेनरेटिव डिजीज है जिसमें ऑर्गन या स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, वो सब की सब इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, जैसे आर्थराइटिस, ये सब के सब क्या है? डीजेनरेटिव। तो ज्यादातर कैंसर नॉन इन्फेक्शियस होता है, 15 से 20% कैंसर जो होता है वो क्या होता है? इन्फेक्शियस ऑफ वायरस से होगा। इसलिए एनसीईआरटी ने कैंसर को नॉन इन्फेक्शियस में लिखा है। लेकिन एड्स को, निमोनिया क्या है? कॉमन कोल्ड क्या है? टाइफाइड क्या है? इन्फेक्शियस है। डेंगू क्या है? चिकनगुनिया क्या है? अमीबियासिस क्या है? रिंगवॉर्म क्या है? एस्केरियासिस, एस इन्फेक्शियस। एलिफेंटियासिस, कैंसर। तो जो भी डिजीज पैथोजन से होगा वो इन्फेक्शियस है, और जो पैथोजन से नहीं होगा वो नॉन इन्फेक्शियस है। इन सब के अलावा कुछ दो टर्म और हैं। एक होता है कंटेजियस, दूसरा होता है नॉन कंटेजियस। जो छूने मात्र से चला गया, फिजिकल कांटेक्ट से चला गया, वो कंटेजियस है, और जो छूने से नहीं गया, डायरेक्ट टच से नहीं गया, वो नॉन कंटेजियस है। सोच समझ कर बोलना। एड्स इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? एड्स इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस। कंटेजियस या नॉन कंटे? लेकिन रिंग बॉम्ब, तो दो अलग कैटेगरी है। एक होता है कॉन्टेजियस, जो फिजिकल कांटेक्ट या डायरेक्ट टच से जा रहा है, जैसे रिंग बॉम्ब। और दूसरी नॉन कंटेजियस, जैसे, कुछ नोट करेंगे? एनसीईआरटी लाए हो या मॉड्यूल लाए हो? पेज नंबर 161 पे आ जाओ जल्दी से। और वो नहीं लाए तो एनसीईआरटी खोलो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जल्दी से रीड करो उसको। 160
मॉड्यूल घर पे खोल ही रखा होगा बेटा, केवल चाय कॉफी में चल रही है दुनिया। बिस्किट्स, नाचोज, इंट्रोडक्शन बोला है हाँ। 161 पढ़ना शुरू करो उसको। आप तीनों की जिंदगी में एक ही एनसीईआरटी है, ये हरकतें यहीं छोड़ दो, जल्दी से रीड करो उसको। पीयूष कुमार, नाम राशि, नाम मुड्डू बुद्धियो मेरा। हम तो 51% से जिंदगी बचा लाए। अब आपकी बारी। क्या कह रहा है, हार मानेगा नहीं मैं। बहुत बढ़िया। फर्स्ट लाइन में ह्यूमर्स आया होगा, उसके आगे ब्रेड मिल्क को बॉडी फ्लूइड्स। ह्यूमर्स मतलब बॉडी फ्लूइड्स। पढ़ो इसको, बोलो पढ़ो उसको, पढ़ो। थोड़ा सा पढ़ने को बोलो, बेचैनी होने लग जाती तुम लोगों को। इस तैयारी के साथ में नीट का पेपर दिया था क्या 2021 में? रिजल्ट और देख रहे थे? तो हिप्पोक्रेट्स ने जो कहा उसको फेवर किसने किया? इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने, क्योंकि वो भी पित्त वात कफ के थ्री दोसाज ऑफ आयुर्वेदा के रेस्पेक्ट में बात करता है। तो वो भी कहता है बॉडी में अगर कुछ इम्बेलेंस हो गया इसका मतलब आप हेल्दी नहीं, आप डिजीज हो गए। और हिप्पोक्रेट्स का ये मानना था अगर हमारे ह्यूमर्स इम्बेलेंस्ड हो गए तो इसका मतलब हम डिजीज हो गए। एक्चुअली ब्लैक बाइल कुछ है नहीं, ये मीडिएवल फिजियोलॉजी का एक टर्म है। मध्यकालीन समय की बात करें तो उस जमाने में लोग मीडिएवल फिजियोलॉजी में ये समझते थे कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम डिजीज कंडीशन में आते हैं, तो हमारी स्प्लीन से, हमारी किडनी से ब्लैक बाइल सिक्रीट होता है एंड दैट काजेज मेलनकली। मेलनकली का मतलब डिस्कम्फर्ट, सैडनेस। इससे आप बीमार हो गए तो फिर आप खुश थोड़ी ना रहोगे, तो वो सैडनेस बॉडी के अंदर आ गया है और आप अच्छा अच्छा फील नहीं कर रहे, तो वो ब्लैक बाइल है। लेकिन ऐसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है, वो एक सब कुछ हाइपोथेटिकल था। ये सब कुछ एक रिफ्लेक्टिव थॉट था, प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट था। प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट का मतलब इस बार नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं था। उन्होंने जो भी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया था उसी थॉट को दुनिया के सामने वो लेकर आ गए। ये एक प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट थी। पूरा पेज पढ़ लेना। जेनेटिक डिसऑर्डर से हमारा हेल्थ अफेक्ट होगा, इन्फेक्शन से हमारा हेल्थ अफेक्ट होगा, हमारी लाइफ स्टाइल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। Health is not only absence of disease, health is not only physical fitness,
according to WHO, it is the complete state of physical, it is a state of complete physical, mental and social well-being. ये definition जहाँ लिखा हुआ है उससे पहले लिख देना अब according to WHO. According to who? WHO. According to who? लॉन्गेविटी ऑफ पीपल का मतलब जिंदगी लंबी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बेटा इंग्लिश पढ़ा है इससे पहले कभी? आलोक बाबू क्लास में चैटिंग करता रहता है, थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा करो। बगल में साइंटिस्ट का पेज दे रखा होगा, वहां पे खाली जगह पड़ी है, इसी के लिए रखवाई है मैंने। ये जो लिखा है मैंने कंटेजियस और नॉन कंटेजियस, सुनो, ये इसके दो टाइप कर देना, इन्फेक्शियस के, और ये दोनों एग्जांपल यहां लिख देना, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। क्या लगता है कर पाएंगे आप? सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑल इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट कंटेजियस। हेलो, डन। चलें आगे। एक्चुअली डिजीज की दो कैटेगरी होती है, ये नोट कर लिया हो तो बोल देना। एक्चुअली डिजीज की दो कैटेगरी है, एक होता है कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब प्रेजेंट बाय बर्थ, जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट्स होंगे सब इस कैटेगरी में आएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। दूसरा होता है बेटे एक्वायर्ड डिजीजेस, मतलब आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब सोच समझ के बोलना, ये इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉन्जेनाइटल के टाइप है या एक्वायर्ड के टाइप है?
एक्वायर्ड के दो टाइप्स हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ये भी बना देना, इस चार्ट के ऊपर बनाना, जो भी बनाए। दो साइंटिस्ट के बीच में जगह पड़ी है, उसलिए रखवाई है। छुपा छुपा के क्यों लिख रहे हो? मैं चुरा लूंगा इनको। चुरा लिया। चलें आगे। आज पहली क्लास है इसलिए स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा है, मंडे से स्लो हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत बढ़िया। मंडे को बताते हैं थोड़ी स्लो स्पीड क्या होती है। आई लव कंगेरू। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गए जमाने कछुए के। अब होपिंग करना पड़ता है, जंप कर करके जाना पड़ता है फिनिशिंग लाइन को टच करने के लिए। समय दौड़ रहा है। हो गया। चैप्टर का मेन थीम ये है बेटे, पहले इस कहानी को समझेंगे फिर हम इनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। तो कौन है जो हमको हेल्दी बना के रखता है? अगर वो फेल हो गया तो हम डिजीज हो जाएंगे। बस यही सारी कहानी चलती रहेंगी। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? मतलब एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजन से लड़ने की जो पावर है, व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। पैथोजन से लड़ने की जो पावर है, जो एबिलिटी है, उसको आप इम्यूनिटी कह रहे हैं। और जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिला है वो इनेट होगा, और जो आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट डेवलप होगा वो एक्वायर्ड होगा। सोच समझ के बोलना। जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रहा है ये इनेट में आएगा, एक्वायर्ड में? एक्वायर्ड में। एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो दो तरह का इम्यूनिटी होता है, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर करना, हासिल करना। आप समझो पहले चैप्टर का थीम। ये मेरा बॉडी है। अरे यही तो बॉडी है। बोले ये बॉडी है तो ये क्या है बे? पूरा ही बॉडी। अब कोई पैथोजन या कोई इन्वेडर या कोई माइक्रोब मेरी बॉडी में एंटर करना चाहेगा तो उसकी एंट्री को सबसे पहले कौन रोकेगा? स्किन। कितना अच्छा बैरियर है। डेड है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फिर भी ये पैथोजन को जाने से रोक रहा है। जब इतना अच्छा बैरियर है, जब तक ये स्किन सही सलामत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, अनडैमेज रहेगा, इसमें कोई कट नहीं हो रखा, कोई घाव नहीं हो रखा, ये इन्वेडर या माइक्रोब को जाने ही नहीं देगा। जब इतना अच्छा बैरियर है तो नेचर ने स्किन कंटिन्यूटी में क्यों नहीं बनाया? यहां भी बना देता, यहां भी बनाया था, यहां भी बनाया था, यहां भी बनाया था, यहां यहां सब जगह बनाया था। अगर कंटिन्यूटी में बना देते तो हम खाना कैसे खाते, हम पानी कैसे पीते, हम ब्रीथ कैसे करते, हमारे सेंस ऑर्गन कैसे काम करते, यूरिनेशन कैसे होता, डिफिकेशन कैसे होता, गैमेट्स कैसे रिलीज होते, हमारा बर्थ कैसे होता? ओपनिंग्स देनी पड़ी। इससे पैथोजन को फायदा हो गया और होस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो पैथोजन इन ओपनिंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, तो नेचर ने यहां भी तैयारी की।
अगर वो फूड और वाटर से आ रहा है तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आएगा, हमारी जीआईटी में आएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और वो अंदर आ गया है उस पाइप के अंदर, तो इनर मोस्ट एक लाइनिंग बना दी, इसका नाम दे दिया म्यूकोसल लाइनिंग, और वो लाइनिंग उस इन्वेडर को अंदर घुसने से रोक देगा। अगर वो एयर के थ्रू आया तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया, वहां भी म्यूकोसल लाइनिंग है, और अगर वो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से आया तो वहां भी म्यूकोसल लाइनिंग है, और वो आईज में आया तो कंजक्टिवा, वो भी म्यूकोसल लाइनिंग है, और वो म्यूकोसल लाइनिंग उसे अंदर घुसने से रोक देगा। और जो सबसे पहले रोकेगा वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो सबसे पहले रोकेगा वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर पैथोजन हमारे ब्लड में आ गया, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, तो सेकंड और थर्ड लाइन काम करेगा। सुन लेना अच्छे से, जो सबसे पहले रोकेगा वो फर्स्ट लाइन है। अगर पैथोजन हमारे ब्लड में आ गया, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, यानी अंदर घुस गया, तो सेकंड और थर्ड लाइन मिलजुल के काम करेगी। ए गोलू, तो सेकंड और थर्ड लाइन मिलजुल के काम करेगी। जो सबसे पहले रोकेगा वो फर्स्ट लाइन है। यहाँ सबसे पहले किसने रोका? और अंदर गया तो सबसे पहले, अभी कोई ब्लड में थोड़ी आया, अभी तो अंदर ल्यूमेन के अंदर ही है, उसके पाइप के अंदर ही तो है वो। यहाँ पे गया रेस्पिरेटरी में, तो है तो ल्यूमेन के अंदर ही ना। तो स्किन एंड म्यूकोसल लाइनिंग दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन अगर फेल हो जाए, उसमें कोई कट लग गया, उसकी ब्रेकिंग हो गई, उसकी ब्रीचिंग हो गई, स्किन में कोई कट लग गया है, या फिर रोड एक्शन में वो छिल गया है सारा सारा लेकर, या वो जल गया है, या फिर म्यूकोसल लाइनिंग टीयर हो गया है, तो फर्स्ट लाइन फ्लॉप हो गई। अब पैथोजन को एंट्री करने का मौका मिल जाएगा, वो हमारे ब्लड में आ जाएगा, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा। अब जिम्मेवारी सेकेंड और थर्ड लाइन की है। अगर पैथोजन हमारे ब्लड में आ गया, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, तो जिम्मेवारी सेकंड और थर्ड लाइन की है। हमारे ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होती हैं, हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स होती हैं, हमारे ब्लड में नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, और बाहर मैक्रोफेज होती हैं। ये सब मिलके बनाती हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और हमारे ब्लड में जो टी और बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो होती हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्योंकि कोई इनसे बच गया तो फिर आखिरी आर पार की लड़ाई चलेगी, आमना सामना, डू और डाई के मेरे भाई। तो ये जिम्मेवारी संभालनी है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को, और इसमें इंक्लूड होते हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स। अगर थर्ड लाइन हार जाएगी तो जिंदगी हार जाएगी, जैसा एड्स के केस में होता है। HIV हमारे इम्यून सिस्टम की उन सेल को उड़ा देता है जिनका नाम टी हेल्पर है। टी और बी लिम्फोसाइट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, और जो वायरस होता है HIV, वो टी हेल्पर को उड़ा देता है। जब हेल्पर ही नहीं बचेगी तो टी किलर को कौन बोलेगा? जब हेल्पर ही नहीं बचेगी तो इन बी लिम्फोसाइट को कौन बोलेगा? ये हेल्पर ही तो है जो टी किलर को भी बोलती है, ये हेल्पर ही तो है जो बी लिम्फोसाइट को बोलती है। लेकिन HIV ने इनको ही उड़ा दिया, तो ना तो टी किलर को स्टिमुलेशन मिलेगा, ना बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेशन मिलेगा, तो इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आएगा, थर्ड लाइन हार जाएगी, वो बंदा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, दूसरे पैथोजेंस को अटैक करने का मौका मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दुनिया भर के बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, हेलमिंथ उस पर अटैक कर देंगे, और फिर उसको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हो जाएंगे, और आप कहेंगे क्या हो गया? इसे सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बोले तो एड्स हो गया। तो एड्स के केस में थर्ड लाइन हार जाती है दोस्तों, एड्स के केस में थर्ड लाइन हार जाती है। जैसे अपने इंडिया का डिफेंस सिस्टम बना हुआ है, वैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम बना हुआ है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। कोई टेररिस्ट इंडिया में एंटर करना चाह रहा है तो उसकी एंट्री को सबसे पहले कौन रोकता है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बोले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कोई बजरंगी भाईजान जैसा नीचे से सुरंग बना के अंदर आ गया तो फर्स्ट लाइन तो फेल हो गई बेचारी, रोक ही नहीं पाई। अब मोर्चा किसको संभालना है? सेकंड लाइन को। कोई जमाने में कसाब जैसे जो लोग थे, टेररिस्ट जैसे लोग, वो अपने कोस्ट गार्ड को धोखा देकर आ गए थे, और वो मुंबई के अंदर घुस गए थे, तो फर्स्ट लाइन तो फेल हो गया, तो वो शहर के अंदर आ गए, सिटी में आ गए, तो फिर मुंबई पुलिस ने सारा मोर्चा संभाला था। याद है ATS वाला पूरा इसको, हेमंत करकरे जी का नाम सुना होगा, और उनकी पूरी टीम ने वहां पे काम किया था, वो सेकंड लाइन था। लेकिन कुछ लोग सेकंड लाइन से भी बच गए, ताज होटल में घुस गए थे, ओबेरॉय होटल में घुस गए, फिर फाइनल मोर्चा किसने संभाला? थर्ड लाइन ने। बोले तो NSG, ब्लैक कमांडो, और उनका निशाना बैलिस्टिक होता है भाई साहब, यहाँ लगता है, और पीछे से NCRT बन के बाहर निकलता है, एक एक लाइन वो दे देता है NCRT, पूरा पैराग्राफ खोल के रख देता है भाई साहब। अगर थर्ड लाइन हार जाए तो जिंदगी हार जाए। उस दिन अगर ब्लैक कमांडो भी हार जाते तो आधा मुंबई अपने हिस्से से निकल जाता भाई साहब, सब कुछ बर्बाद हो जाता।
तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन, तो ये सब कैसे काम करे, स्किन कैसे रोक रहा है, म्यूकोसल लाइनिंग कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, सलाइवा कैसे काम करता है, ऐसा क्या है उस सलाइवा में जो कह रहा है कि यही बैक्टीरिया को मैं मार करके खत्म कर दूंगा, स्वाहा कर दूंगा। अंदर जब फूड गया तो अंदर HCl बन रहा है, वो कैसे आपकी हेल्प कर रहा है। अगर पैथोजन ब्लड में आ गया तो मोनोसाइट कैसे काम करेगी, न्यूट्रोफिल कैसे काम करेगी, मैक्रोफेज कैसे काम करेगी, NK सेल कैसे काम करेगी, T और B सेल कैसे काम करेगी। यही सब कुछ हम लोग क्या पढ़ेंगे इम्यूनिटी के अंदर दोस्तों। कौन है जो पैथोजन को जाने से ही रोक रहा है, स्किन। अगर पैथोजन अंदर आ गया तो ब्लड में घुसने से कौन रोक रहा है, म्यूकोसल लाइनिंग। ब्लड में आ गया तो कौन फाइट कर रहा है, सेकंड और थर्ड लाइन। कैसे फाइट करती है, कैसे आपको हेल्दी बना के रखती है, यही सारा डिस्कशन रहेगा इम्यूनिटी के अंदर। तो जो इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ मिला है वो इनेट होगा, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, इट इज प्रेजेंट बिफोर एनी एक्सपोजर टू पैथोजन। पैथोजन के आने से पहले से जो मौजूद है वो इननेट। अब सोच समझ के बोलना, ये स्किन इननेट इम्यूनिटी में आएगा या एक्वायर्ड में, इननेट में। लेकिन टी और बी लिम्फोसाइट एक्वायर्ड में, एक्वायर्ड में। आप समझो लिम्फोसाइट की कहानी सबसे अलग है मेरे दोस्त, सबसे यूनिक सेल होती है लिम्फोसाइट। आपके ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। सारी आरबीसी एक जैसी होंगी लेकिन सारी डब्ल्यूबीसी एक जैसी नहीं होंगी। इन डब्ल्यूबीसी में कोई एसिडोफिल है, कोई बेसोफिल है, कोई न्यूट्रोफिल है, कोई मोनोसाइट है, कोई लिम्फोसाइट है। सारी एसिडोफिल एक जैसी होंगी, सारी बेसोफिल एक जैसी होंगी, सारी न्यूट्रोफिल एक जैसी होंगी, सारी मोनोसाइट एक जैसी होंगी, लेकिन सारी लिम्फोसाइट एक जैसी नहीं होती। लिम्फोसाइट तो सुपर्ब से ऊपर है, यूनिक, दे आर रियली ऑसम। सारी लिम्फोसाइट एक जैसी नहीं होती, कोई होती है टी लिम्फोसाइट, कोई होती है बी लिम्फोसाइट, कोई होती है NK सेल, नेचुरल किलर सेल, क्योंकि NK सेल भी लिम्फोसाइट का एक टाइप होती है। अब सारी टी सेल एक जैसी नहीं होती, सारी बी सेल एक जैसी नहीं होती। हमारी बॉडी में 1 मिलियन टाइप की बी सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी में 10 मिलियन टाइप्स की टी सेल्स होती हैं। सारी टी सेल और सारी बी सेल एक जैसी नहीं होती है। सारी आरबीसी एक जैसी होंगी लेकिन सारी डब्ल्यूबीसी एक जैसी नहीं होंगी, और उन डब्ल्यूबीसी में भी सारी लिम्फोसाइट एक जैसी नहीं होंगी। तो जब कोई पैथोजन आएगा सारी बी सेल एक साथ एक्टिव नहीं होंगी, सारी टी सेल एक्टिव नहीं होंगी, एक पर्टिकुलर टी सेल, एक पर्टिकुलर बी सेल एक्टिव होती है, क्योंकि जिसका रिसेप्टर इसके साथ मैच करेगा वही सेल एक्टिव होती है। तो लिम्फोसाइट के काम करने का तरीका सबसे अलग है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। आरबीसी में डिवीजन पावर नहीं है, आरबीसी में डिवीजन पावर नहीं है। एक बार बोन मैरो से बन के आरबीसी आ गई, अब उनमें डिवीजन पावर नहीं है, 120 दिन में उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मोनोसाइट में डिवीजन पावर नहीं है, न्यूट्रोफिल में डिवीजन पावर नहीं है, एनके सेल में डिवीजन पावर नहीं है, लेकिन आपकी जो टी और बी सेल्स होती है इनमें डिवीजन पावर होती है। लिम्फोसाइट सबसे अलग सेल है, बाहर सर्कुलेशन में आने के बाद भी हमारी टी और बी सेल में डिवीजन पावर होती है। तभी तो मेमोरी टी सेल बनती है, तभी तो मेमोरी बी सेल्स बनती है, बिना डिवीजन पावर के पॉसिबल नहीं था। तो लिम्फोसाइट यूनिक है, ऑसम है, रियली दे आर सुपर्ब से ऊपर्ब सेल्स है। वो सबसे शानदार सेल होते हैं, उनके काम करने का तरीका बड़ा बिंदास होता है। हमारी बॉडी में 10 मिलियन टाइप की टी सेल्स होती है, हमारी बॉडी में 1 मिलियन टाइप की बी सेल्स होती है। जैसे हमारे पास स्किन है, उस प्लांट के पास में बार्क है। तो सोच समझ के बोलना, इनेटिविटी एनिमल का फीचर है या प्लांट का फीचर है, दोनों का फीचर है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी केवल और केवल वर्टिब्रेट्स का फीचर है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इंक्लूड होती है टी और बी लिम्फोसाइट, और टी और बी लिम्फोसाइट केवल वर्टिब्रेट्स में मिलती है, ऑल एनिमल्स में देखने को नहीं मिलती है। तो सोच समझ के बोलना, फिश में इन्नेट इम्यूनिटी होगा या एक्वायर्ड, दोनों होगी, लेकिन हम में दोनों होगी, लेकिन कॉकरोच में इन्नेट होगी, क्योंकि वो वर्टिब्रेट नहीं है। प्लांट्स में इन्नेट है, एक्वायर्ड, इननेट टी और बी सेल्स नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इंक्लूड होते हैं टी और बी सेल, और टी और बी सेल केवल वर्टिब्रेट्स का फीचर है, ऑल एनिमल्स का फीचर नहीं है, बिकॉज ऑल एनिमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो हेडिंग लिखो इम्यूनिटी, उसकी डेफिनेशन लिख दो, उसके 2 पार्ट कर दो। यहाँ पे मैं 2-2 पॉइंट लिखा देता हूँ सबके बारे में। कुछ चैप्टर का थीम समझ में आ रहा है, हम क्या पढ़ेंगे। कहाँ लिखोगे, मेरे माथे पे, कॉपी में लिखोगे ना, हाँ। समझदार हो।
इननेट और एक्वायर्ड, इननेट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये नोट कर लिया इतना, मतलब ऐसे टेबल बन जाएगी अपने पास में। इननेट और एक्वायर्ड में दो दो तीन तीन पॉइंट लिखा देते हैं कुछ। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, बस यही है संबोधन फ्यूचर में आपका, दुनिया केवल आपको डॉक्टर साहब के नाम से जानेगी। झेल लोगे ना ये संबोधन? इननेट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेजेंट बाय बर्थ। प्रेजेंट बाय बर्थ, इसी में नीचे ब्रैकेट में लिखो बिफोर एनी एक्सपोजर टू पैथोजन। आप लोग घर पे लिखो क्योंकि वहां कुछ मिलेगा नहीं इसके ऊपर। बिफोर एनी एक्सपोजर टू पैथोजन, बिफोर एनी एक्सपोजर टू पैथोजन। अब एक्वायर्ड में लिखो फर्स्ट पॉइंट, डेवलप्स आफ्टर बर्थ। ब्रैकेट में लिखो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, डेवलप्स आफ्टर बर्थ इन ब्रैकेट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलूं, कॉन्जेनाइटल और इनबॉर्न इम्यूनिटी, मतलब इननेट को इनबॉर्न भी बोलते हैं, इनबॉर्न मतलब बाय बर्थ। कॉन्जेनाइटल और इनबॉर्न इम्यूनिटी इननेट में लिखना है। दूसरी तरफ लिखो अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी, थर्ड पॉइंट इननेट में लिखना है बेटे, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। दोनों में होगा, और ये केवल और केवल, तो इधर लिखो फाउंड इन, फाउंड इन, फिर पहुंच आ गया मेरा, वर्टिब्रेट्स ओनली। वर्टिब्रेट्स में वी कैपिटल लिखना, इनके बाद गैप आएगा। हेलो, इन वर्टिब्रेट मत कर देना, दूर दूर लिखना, फाउंड इन वर्टिब्रेट्स ओनली। वर्टिब्रेट्स को अंडरलाइन करो, केवल वर्टिब्रेट से मिलेगा ये। समझ गए मेरी बात को बेटे? अब नेट पे आ जाओ, फोर्थ पॉइंट, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, कौन कौन सी सेल है नाम लिखो, मोनोसाइट्स, इट इंक्लूड्स मोनोसाइट्स, कॉमा, न्यूट्रोफिल्स, NEUTRO, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स, कॉमा, मैक्रोफेजेस एंड NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। इधर क्या लिखोगे? इट इंक्लूड्स, बोलो, T एंड B लिम्फोसाइट्स। कैपिटल में लिखना T एंड B लिम्फोसाइट्स। T एंड B लिम्फोसाइट्स। फिर नेट की तरफ आ जाओ, इट हैज 4 बैरियर्स।
एनसीईआरटी ने 4 बैरियर दिए हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर। कुछ याद आ रहा है तो बताओ फिर। नंबर 4 साइटोकाइन। सामने मॉड्यूल या एनसीईआरटी खुलाओ तो बोलना कितना आसान हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, 4 बैरियर है। फिजिकल बैरियर में किसकी बात करेंगे हम लोग? स्किन की और म्यूकोसा, म्यूकोसल लाइनिंग। डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, 2-4 मिनट इस पे बात करेंगे। फिर 2-4 मिनट बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें सिक्रीशंस की बात करेंगे। जैसे सलाइवा, टीयर्स, एसियलिन, स्टमक। उसके अलावा फीवर की बात भी करेंगे। सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में लेके चलेंगे, सिक्रीशंस और फीवर। फिर सेलुलर बैरियर में सेल्स की बात करेंगे। कौन सी सेल्स? अभी बताया, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, और बताओ मैक्रोफेजेस। अच्छा बताओ, साइटोकाइन बैरियर में कुछ ऐसी प्रोटीन जो वायरस इन्फेक्शन के समय बनती है, तो क्या कोरोना के अटैक के समय बनी होंगी बॉडी में? बनी तो होंगी ना, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं बनी होंगी, लेकिन वो दुष्ट है ही इतना हावी। इंटरफेरॉन्स की बात करेंगे। एंटीवायरल प्रोटीन्स, इनको लेके चलेंगे हम। एनसीईआरटी राजकुमार, पेज नंबर 150 और 151। यहाँ पे इम्यूनिटी दिया हुआ है 150 पे, उसके नीचे फिर इननेट इम्यूनिटी है, फिर उसके 4 बैरियर्स दिए हैं। यहाँ पे साइटोकाइन बैरियर खत्म हो जाएगा, मतलब ये और ये 2-3 लाइनें। क्या लगता है कल संडे को रीड कर पाएंगे? देखो, बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल पाओ तो ही करना। मैं मानता हूँ आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता है। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। 4:20 पे घंटी लगती है ना। एक लिंक दे देता हूं मैं, काम आएगा। अभी शोर शराबा नहीं, आराम से। पन्नू हलवाई की दुकान पे। 0609 लिख लो इसको, 3 सेकंड में मिटा दूंगा मैं। 1 2। कोई भी कैपिटल नहीं लिखा है, सब स्मॉल लेटर्स में। फोन नंबर भी लिख लो मास्टर का। कोई डाउट वाउट होगा वॉइस मैसेज डाल सकते हो। फोन इज नॉट अलाउड। वैसे तो LN+ पे हो ही आप लोग, डाउट कंट्रोल पे, लेकिन क्लासरूम में कंसंट्रेट करना, पढ़ाने के बाद ही डाउट रह गया तो फिर मैंने पढ़ाई किया।
हेलो, तो मैं यहीं पढ़ाऊंगा ना। ये तुम लोगों को टारगेट देने के लिए धीरे धीरे फिर मैं चैनल पे वॉइस मैसेज छोड़ता जाऊंगा, टारगेट देता जाऊंगा। तुम लोगों को जिंदा भी तो रखना जरूरी है ना, बीच बीच में भूल जाते हो तुम लोग कोटा क्या करने आए थे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? मेरा नाम तो लिखो वहां पे, पीयूष पापा। दुनिया मुझे इसी नाम से जानती है। हंस के आ रहे हो? ये तो पहचान तुम्हारी है, तुम के कारण ही मिली है कम वक्त तो। यहाँ लोकल गार्डियन हम ही तो हैं। बाप की उम्र का इंसान हूं मैं तुम्हारा। दिखने में आपसे छोटा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन और गूगल पे पीयूष पापा ना बोले और पीयूष पापा पहले नंबर पे ना दिखे तो पीयूष पापा का 20 साल की मेहनत बेकार है इस फील्ड में। क्योंकि तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ। पहले क्या होता था यहाँ पे, 20-20 बच्चे, 50 बच्चे आपको गोद दे दिए जाते थे कि उनकी केयर आपको ही करनी है, आपको ही संभाल के रखने है। वो पापा का, एलन पापा का कंसेप्ट वहीं से चला है, तो नाम वही पड़ गया। क्या चाहिए? आशीर्वाद? कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा हाथ नीचे रख। क्या डाउट है इसमें?